कांग्रेस के अलावा ऑप्शन क्या है? कौन इतना बड़ा नेता है जी? कौन इतनी बड़ी पार्टी है जो भाजपा को रोकेगी सभी राज्यों में? खुद महत्व नहीं देते, जिसका भाई उससे मिलना नहीं देता है। महाराज क्या बात कर रही, तोड़ रही है लगातार नेताओं को कांग्रेस के, अपने नेता तक अपने उचित नहीं कर पा रही है। भाजपा कर रहे हैं, नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार, भाजपा मुक्त ही हो गई। किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे संपादक डॉक्टर मनु मिश्रा। देखिए, कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेसियों का हौसला काफी बुलंद हो गया है और इसका असर साफ तौर पर बिहार की सियासत पर पड़ना है। जेडीयू भले ही इसको लेकर खुशहाली मना ले, लेकिन अंततः नुकसान जेडीयू को होना है। ऐसी खबर है कि कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम आए, इसके पहले समीकरण कुछ और था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया, उसके बाद बिहार की सियासत पर, बिहार की जो सियासी समीकरण है उस पर असर पड़ना स्वाभाविक है। और जो सीट की मांगे थी कांग्रेस की, वो दुगनी बढ़ने वाली है और आरजेडी और जेडीयू की सीटें घटने वाली हैं। और ये मनोवैज्ञानिक और नैतिक दबाव है एक तरह से। इस मसले पर बात करेंगे। सर, कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत हासिल की कर्नाटक में, अपने दम पे सरकार बनाई और कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत पे इसका असर पड़ेगा। पहले जो एक बार हम लोगों ने खबर भी किया था, बाबा बताए थे कि किस किस को कितने सीटें बिहार में मिलेंगी लोकसभा की 40 सीटों में, लेकिन अब वो समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद से जिस तरह से कांग्रेसी नेता अब नीतीश कुमार की, राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर था। भारत जोड़ो यात्रा के असर के बाद कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसका बिहार के सियासी समीकरण, इन सीटों के समीकरण पर क्या असर पड़ेगा? इस बात को आप जान लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा का ही प्रतिफल है ये। भाजपा जिस तरीके से तैयारी की हुई थी, भाजपा नहीं छोड़ने वाली थी इस बार कर्नाटक को। भाजपा अंतिम समय तक लड़ी है, लेकिन पूरा जोर लगा दिया। बिल्कुल, को सब केरला स्टोरी, बजरंगबली, प्रोपेगेंडा से लेके हनुमान जी तक सब कुछ लाया गया, लेकिन भाजपा जो भी दाव चली वो सब विफल रहा। इसका मुख्य कारण एक ही व्यक्ति है। मैं किसी इंस्टीट्यूशन के नाम नहीं लेने वाला हूँ, मैं किसी विचारधारा की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं एक व्यक्ति का नाम लेने वाला हूँ, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अपने दम पर केरला का रिजल्ट बदल दिया। जितना ही मतलब एक पॉपुलर ओपिनियन है राहुल गांधी को लेकर, उतना ही उनका विचार बिल्कुल अलग है। मैंने बहुत नजदीक से महसूस किया है राहुल गांधी के कार्यकलाप को भी। हमारी टीम जब पीआर हम करते थे, तो हमारी टीम ने 2015 के बाद, 14 के बाद, माफ कीजिए, 14 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद 15-16 तक कांग्रेस के साथ काम किया था उनके आईटी सेल में। मैंने देखा था कि किस तरीके का विजन डॉक्यूमेंट और किस तरीके की रणनीतियां उनके तरफ से आती थी, और मैं देखता था कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने में उन रणनीतियों को विफल हो जाते थे जो जीरो पॉइंट के नेता थे। वो लोग कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पाते थे राहुल गांधी के कॉन्सेप्ट को। वो कुछ कह रहे हैं, नीचे उन्होंने कहा कि आप एक भेड़ लेकर आइए, वो बकरी लेकर आएंगे। जब वो कहेंगे कि आप एक काम कीजिए, ऊंट लेके आइए, तो वहां से घोड़ा लेके आया जाएगा। आप कहें, ये अगर राहुल गांधी ने ये कह दिया कि लोगों तक आप ये मैसेज पहुंचे, तो जरूर उस मैसेज को उल्टी तरीके से पहुंचाना है। और एक पूरा भीड़ तंत्र तो लगा ही रहता है, पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर डिफेम करना है राहुल गांधी के हर एक्शंस को। इस पे थोड़ा रुकना चाहेंगे। अभी जो बीजेपी अध्यक्ष के जो अमित मालवीय हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जो फेक है। उसमें है कि किस नेता के नाम का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। नया बात क्या है इसमें? कौन नहीं करता? हाल में गिरिराज सिंह करते हैं, खुद नरेंद्र मोदी ने कई बार ट्वीट किया है, अमित शाह कई बार भ्रामक तथ्य देकर निकल जाते हैं मंचों से। अगर राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने लगे तो धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। पूरा बैठा हुआ गया है पूरा, मतलब आप सोचिए कि यही ना बिहार और देश के चैनल हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम के सामने जाकर नतमस्तक कर दिया था खुद को। चैनल के एंकर बैठकर वहां झूठ परोस रहे थे, लोगों में अंधविश्वास पैदा कर रहे थे। जब कभी आगे 50-100 साल बाद जब इन चीजों की चर्चा होगी, तो आप खुद सोचिए कि वो पत्रकार, वो ऐसी पत्रकारिता करने वाले लोगों के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। कितना घिनौना स्तर है ये पत्रकारिता का। और इसे आप बिहार में भी पोषित कर रहे हैं। बिहार के तो तथाकथित चैनल ऑर्गेजमिक हो ही जाते हैं ऐसी खबरों मिलने पर। कहाँ ग्रेजुएट चाय वाली है, उसका क्या रात में हो रहा है, कौन है सोनू आईएएस। अरे वो बच्चा अभी ठीक से स्कूल से नहीं निकला है, उसे आईएएस बना दोगे। कोई व्यक्ति रात में यूट्यूब पर लोगों को भ्रमित करता है, उसको सन ऑफ बिहार बना दोगे। किसी को कुछ बना देना है, किसी को कुछ और बना देना है। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए, किसी ने विरोध नहीं किया है। तेज प्रताप यादव ने केवल विरोध किया है, जिसकी बातों का खुद मौत नहीं रहती है।
खुद महत्व नहीं देते, जिसका भाई उससे मिलना नहीं देता है। महाराज क्या बात कर रहे हैं? यही तेज प्रताप यादव, इनकी पत्नी छोड़ के चली गई, इनके घर के लोग इनको दूर रखते हैं खुद से। तेजस्वी यादव इनसे मुलाकात तक नहीं करते हैं। कैसे इनकी बातों को आप हवा दीजिएगा? कैसे कहिएगा कि महागठबंधन विरोध कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का? नहीं कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उसका विरोध कोई करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री अगर आग लगाने की कोशिश करेंगे तो कोई विरोध करेगा। उस वहां बैठे हुए कई लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। ये बोला जा रहा है, चीजों को अनावश्यक रूप से ट्विस्ट करके दिखाया जाता है। वापस मुद्दे पे आना चाहेंगे। देखिए, हमने कुछ दिनों पहले पंचनामा किया था। मैंने उस पंचनामा में आपको स्पष्ट तौर पर बताया था सीटों का समीकरण। हमने उन सीटों के समीकरण को ठोक के कह दिया था कि 1 से 2 इधर उधर हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत तरीके से आती हैं सामने। खास तौर पर नीतीश कुमार का इधर का एस्केपेड, नीतीश जो विपक्ष के बड़े बड़े चेहरों से तथाकथित उनसे मुलाकात करने गए और उसका जो निगेटिव फीडबैक आया, उसके वजह से नीतीश का कद काफी गिरा। कर्नाटक चुनाव में 600 वोट आया है टोटल जदयू को। ये भी बात 900 आया। चलिए 100 को 9 को 6 को क्या, चलिए आपने 300 बढ़ा दिया, मैं वो भी मान लेता हूँ। 1000 का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाया। अब वहां पे जहां कांग्रेस विपक्ष का एक बड़ा रणनीति बनाने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो कांग्रेस के जितनी भी सीटें आई हुई हैं उसमें 900 वोट जोड़ा जाएगा ना इनका, नीतीश कुमार का सहयोग। याद है ना गिलहरी वाला मेरा बात, 900 वोट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ये वोट कांग्रेस के समर्पण करके नीतीश कुमार चुनाव लड़ने जाते हैं, नीतीश कुमार ने तो कांग्रेस को भी चुनौती दे रखा था वहां पर, आजाद प्रत्याशी उतारे। हाँ, और नीतीश कुमार यही छोटी छोटी रणनीतियों को करके कहीं ना कहीं अपने आप को अपना सिक्का मजबूत करते हैं। अब कर्नाटक से आने वाले जदयू के नेता कार्यकर्ता अपने हेगड़े को उनको भेज दिया राज्यसभा आरसीपी के जगह पर। अब भेज तो दिया, लेकिन क्या सोचेंगे कि राज्यसभा भेज देंगे हेगड़े को तो पूरा कर्नाटक उनको वोट कर देगा। के समर्थक भी नाराज बता रहे हैं कि आपने हेगड़े को, धर्मेंद्र ठाकुर हैं, उन्होंने लिखा है पोस्ट कि कर्नाटक के कार्यकर्ताओं का हक मार के वहां भेजा और जो है रिजल्ट है ढाक के 3 पार। निश्चित तौर पर अरे आप एक बड़ी रणनीति का हिस्सा आपको बनना है तो महत्वपूर्ण ढंग से बनना होगा। जब देखिए गिलहरी ने काम छोटा किया था, लेकिन वो काम कैसे बड़ा था ये समझ लीजिए। साथ रह के किया था और मोटिवेट किया लोगों को, जो बैठे हुए बड़े बड़े वीर थे जिनको समझ में आता कि सेतु कैसे पार करें, उसको रास्ता दिखाया गिलहरी ने कि यहाँ तुम अगर डालोगे कंकड़ पत्थर तो ये तैर जाएगा, यहाँ से बन जाएगा इसमें पुल। लेकिन आप कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। आप तो कांग्रेस चुनौती दे रहे थे, तो आप तो गए। आपका कद तो ऐसे भी बिहार में चुनावी रणनीति में नीतीश कुमार का क्या हैसियत है बिहार में? थोड़ा सा जोड़ दो इसमें, बिल्कुल दिमाग में कि जैसे कि मुझे लगता है कांग्रेस इसलिए भी हमलावर होगा क्योंकि आप याद करिए सर कि जब राहुल गांधी की संसदीय सदस्य छीनी गई थी उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था नहीं हम तो कानूनी मंत्र में बोलते नहीं है, नीतीश भुना लिए इसको। हाँ, और जो मार्च निकला था उसमें जेडीयू नेता नहीं थे, आरजेडी के समर्थन दे रहे थे, नहीं गए थे। जब कांग्रेस ने सरेंडर किया तब महोदय इनको बुलाया गया था भारत जोड़ो यात्रा में, नीतीश कुमार जी को इज्जत सहित क्या ये आप ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, तो नहीं गए। कहा ललन सिंह को ज्वाइन करा दीजिए, हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? आपकी महत्वाकांक्षा उस कुर्सी पर जाने इंतजार का 6 वर्ष आपने जो जिक्र किया ध्यान दिलाया, देखिए 6 बार इंतजार शब्द का प्रयोग किए, मतलब कांग्रेस पे जो मनोवैज्ञानिक दबाव एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो राजनीतिक दबाव काम कर रहा था, लेकिन अब नहीं करेगा। आप एक बात जान लीजिए, पूर्णिया के मंच पर अखिलेश सिंह मौजूद थे। अखिलेश सिंह से उम्मीद की जा रही थी, नीतीश ये चाह रहे थे कि अच्छा कांग्रेस को तो हम महागठबंधन में लाए ना, राजद कांग्रेस तो अलग अलग हो गई थी, तो हमने फिर से गठबंधन बनाया तो हम लेके आए हैं, हम मंत्री देंगे, हम एक और मंत्री देंगे। तेजस्वी भी इनकी बात समझ गए कि अच्छा कांग्रेस को अपने पाले में कर रहे हैं, नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार, नहीं मिलेगा कांग्रेस को कुछ। मंच से ही अखिलेश सिंह ने यह बात कह दी थी कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी का विजन ये है। नीतीश कुमार जी आप ठीक काम कर रहे हैं, आपने अच्छा फैसला ले लिया है, इस बात पर आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी की इन कारणों से, इन रणनीतियों की वजह से कांग्रेस हमेशा माने महत्वपूर्ण रहेगी और वो एक बड़ा लड़ाई का हिस्सा रहेगी। आप उसके आसपास बख्तर बनाइए, उसके ऊपर मत बनाइए। और यही कर्नाटक में कर दिया था। हाँ, और कर्नाटक में यही करने गए थे नीतीश कुमार, ऊपर से बख्तर बनाने गए थे कि कांग्रेस को भी तोप देंगे। संभव नहीं है, कांग्रेस इतना आसान नहीं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि कांग्रेस आसान नहीं है इतना, वरना भाजपा 10 साल से सत्ता से बाहर रखे हुए कांग्रेस को लगातार कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है। भारत की बात कर रही है और खुद दक्षिण से मुक्त हो गए हैं, तोड़ रही है लगातार नेताओं को कांग्रेस के, अपने नेता तक अपने उचित नहीं कर पा रही है भाजपा। और इतना करने के बावजूद भी कांग्रेस जिंदा है, जहां है वहीं है, कहीं कमजोर नहीं है।
रूल्स तोड़ मरोड़ कर सदस्यता चीनी जा रही है। रास्ते से पहले कहा जा रहा है ईडी का इस्तेमाल पहले कहा जा रहा है कि यार किसी काम के नहीं है, राहुल गांधी तो किसी काम के नहीं है, बहुत हल्के नेता है, पप्पू है। अब फिर उनकी सदस्यता समाप्त कराई जा रही है। किस बात का डर है? नीतीश से तो किसी को डरे नहीं है, तो कहा जाइए घूमिए जितना घूमना है। भाजपा नोटिस तक नहीं ले रही है आपका। आप पूरे देश में घूम रहे हैं, क्या हो रहा है? आप जब किसी नेता से मुलाकात कर रहे हैं, वो नेता तो भाजपा या कांग्रेस के समर्पण कर दे रहा है। अब पटनायक से मिलने गए, पटनायक जाकर अगले दिन ही मुलाकात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी से। कैसे लिया जाए आपकी इस बात को? आप हर फ्रंट पर फेल हो जा रहे हैं, और इसकी वजह से देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस का दावा, कांग्रेस और नीतीश की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन जब जैसा तब तैसा। पॉलिटिकल प्रेशर घर में जो कमा के लाएगा वो एक रोटी ज्यादा खाएगा। आप नहीं बोल सकते हैं, वहां फेयर प्ले नहीं कर सकते हैं, विवाद वहीं शुरू होता है। मतलब उसके कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कांग्रेस के अलावा ऑप्शन क्या है? कौन इतना बड़ा नेता है जी? कौन इतनी बड़ी पार्टी है जो भाजपा को रोकेगी सभी राज्यों में? अरे एक उड़ाने तीतर कहा जाता है, बाबा कहते हैं। एक बार उड़े तो दिल्ली छीन लिए केजरीवाल, एक बार उड़े तो पिटा गए, फिर दोबारा उड़े पिटाए, तीसरा बार जाकर पंजाब में सरकार बना ली, परमानेंट बना लिए हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पंजाब की सरकार अनपॉपुलर सरकार हो गई है बहुत कम समय में। गुजरात में गए, अगर गुजरात में इंपैक्ट डाल देते तो मैं मान लेता। गुजरात में वहां भी ढक्कन हो गए, कुछ नहीं मिला। मतलब स्पष्ट है कि ये उनसे ज्यादा उनकी उड़ान नहीं है। तत्काल अभी तो 5 साल नहीं है। हाँ, अभी 5 साल नहीं है, और अभी उम्मीद भी नहीं है। आसपास की बात करते हैं, ममता बनर्जी बंगाल में किसी को घुसने नहीं देती हैं, लेकिन बंगाल के बाहर उनको कोई घुसने नहीं देता है। अखिलेश सिंह सरेंडर किए हुए लग रहा है, जिसे अखिलेश यादव जिस तरीके से मायावती सरेंडर किए हुए, अखिलेश यादव भी सरेंडर किए हुए हैं। लग रहे से भाजपा के डर से नहीं बोलते हैं, कुछ साफ दिखता है। वहां के दलितों और शोषितों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बोलते नहीं है। बोलते क्या है? तो देखिए कि अतीक अहमद के लिए बोल देते हैं ताकि भाजपा को ब्राउनी पॉइंट मिल जाए। यही हो रहा है ना। और क्या हो रहा है? साउथ से आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाजपा मुक्त ही हो गई। किसने किया? नीतीश कुमार जी ने, कांग्रेस ने किया। अब आते हैं मुद्दे पर। सीटों का जो गणित था, उसमें देखिए एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। आपको मैंने याद होगा, मैंने बताया था कि 5 सीटों पर कांग्रेस को मानने की कोशिश की जाएगी। यहाँ शुद्ध नुकसान किसका हो रहा है आप समझ लीजिए। यहाँ शुद्ध नुकसान नीतीश कुमार का हो रहा है। राजद की सीटें कम हो सकती हैं, ये लगभग अब नैरेटिव तय हो गया है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, जैसे जैसे कांग्रेस, 3 राज्य के चुनाव बाकी हैं। आपने सही बात कहा था कि तीनों कांग्रेस का गढ़ है। अब यहाँ से अगर कांग्रेस और मजबूत होती है तो इन सीटों के आंकड़ों को आप बढ़ते हुए देख सकते हैं बिहार में। असंभव है कि कांग्रेस को छोड़कर बिहार में कोई रणनीति बनाए। कांग्रेस को जैसे ही छोड़ देगा लोग महागठबंधन से, नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं। तो परसेप्शन भी सर ये बन सकता है, जो मुस्लिम वोट बैंक है जिसमें सबकी नजर है कि यहाँ सबकी महत्वाकांक्षा है, तो मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ उसका रुझान। बिल्कुल, एक और बात जान लीजिए ना, जब नीतीश कुमार पहले तो करेंगे नहीं ऐसा गलती, लेकिन नीतीश गलती से नहीं मानती है कांग्रेस और अलग हो जाते हैं नीतीश कुमार कांग्रेस से, और राजद अलग रहती है, ये सब एक साथ रहते हैं, और कांग्रेस इस गठबंधन से अलग हो जाती है महागठबंधन से, तो कांग्रेस सबसे बड़ा गठबंधन बिहार में बना लेगी। चिराग पासवान तैयार है, उपेंद्र कुशवाहा तैयार है, मुकेश सहनी तैयार है। ये सारे दल अगर एक हो जाते हैं तो इससे बड़ा गठबंधन बिहार में फिर नहीं बन पाएगा। केवल एक आरजेडी का एमवाई समीकरण ही है जो उस बराबर पहुंच पाता है। और सर मुझे लगता है चाहे वो मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा इस बात पर इशारा करते हैं, सभी रेडी हैं। हम इंतजार करेंगे कि कोई, मतलब इशारा कर रहे हैं कोई और गठबंधन बन सकता है। कभी ना कभी सबकी बात अखिलेश सिंह से हुई है, कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं से इन सबकी मुलाकात हुई। और सर आपने चिराग पासवान से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि चिराग के तर्ज पे एक मॉडल बने, मतलब थर्ड फ्रंट की तरफ इशारा कर ही रहे हैं। बिल्कुल, सब कोई कर रहा है। खुद मैंने उपेंद्र कुशवाहा ने बात कही कि ठीक है हम एनडीए और उसमें से एक चुनेंगे, हम एनडीए की तरफ रुझान भी में हमारा है, लेकिन हम इस बात को नहीं बोल रहे हैं कि हम अभी पैक कर रहे हैं अपना सारा गेम, हम आगे चल के तय करेंगे। और ये बातें सभी पार्टियां बोल रही हैं। तो ये दल अगर मिल जाते हैं तो बिहार में एक नया समीकरण बन जाएगा और सबसे भारी समीकरण बनेगा। तो आप मत समझिए कि नीतीश कुमार इतना समझ नहीं रहे, सब समझ रहे हैं। और यहीं पे कहीं ना कहीं दबाव वाली राजनीति ऑटोमेटिकली आ जाती है, ये देता नहीं है कोई, आ जाती है। देखिए, हमने पिछली बार आपको याद होगा, मैंने कहा था कि 15 के आसपास सीटें, एक सीट अगर कॉम्प्रोमाइज कर भी लेती, 16 सीट पे फिलहाल जदयू है, एक सीट कॉम्प्रोमाइज कर भी लेती है तो 15 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी लगभग उसकी है। आप जान लीजिए अच्छे से कि इसमें अब भारी गिरावट आएगा। जदयू का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, लोकसभा में उसके वोट को देखते हुए, उसके कोर वोट बैंक को देखते हुए, इनकी सीटों में संगठन को खिसकते हुए देख करके, अरे आरसीपी ज्वाइन कर गए, अब बचा क्या है इनके पास, ऊपर जा ही रहे हैं, सब जानते हैं। 10 सीट पर अब दावा बच जाता है जदयू का।
और ये क्यों बचता है ये भी बताएंगे हम आपको। केवल 10 सीटों पर, इससे ज्यादा नहीं सीटें होंगी। अगर 10 से 12 होनी होगी ना तो बहुत उसके लिए उठापटक हो जाएगा, उठापटक हो जाएगा। कई दल भाग जाएंगे छोड़ के। अरे मांझी तो भाग जाएंगे, तय है, हम लिखित दे रहे हैं आपको। उनको उनकी बेटा को बस बना दें, बोले हम केंद्रीय मंत्री बना देंगे। मैं कह रहा हूँ आपको कि 1 सीट ही लोग मांझी को देने की तैयारी कर रहे हैं। 2 सीट दे दे भाजपा। भाजपा 2 दे देगी ना तो आज के आज फैसला हो जाएगा, कल भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मांझी जी कह ही रहे हैं हम फैसला लेंगे, उनके करीबी लोग ये बात बोल रहे हैं लगातार ऑफ कैमरा मैंने मेरी बात कई लोगों से हो रही है, वो कह रहे हैं ये बात दावे के साथ कि 2 सीट हमको चाहिए, 2 सीट दीजिए, जो देगा जाएंगे उसके साथ। तो ये समझ लीजिए, ये 2 सीट जो बढ़ाने की बात चल रही है, 10 से 12 सीटों पर जदयू को लाने की बात कही जा रही है कांग्रेस के इस कर्नाटक के रिजल्ट के बाद। 10 सीटों पर तक लाके मामला रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक समीकरण और बदला है। कई IAS ऑफिसर्स ज्वाइन किए हैं राजद, और कई आने वाले हैं ज्वाइन करने के लिए। तो बाहर से कई लोग कैंडिडेट बन के आ रहे हैं और उनको जदयू की सीटों पर एडजस्ट करने की बात चल रही है। तो इस आधार पर जो हमारा कैलकुलेशन था वो बदलेगा, अब बदलेगा। और वो बदलने हुए कैलकुलेशन में लगभग 15 सीटों पर दावा बन जाता है आरजेडी का। आरजेडी का बड़ा वोट बैंक है। आरजेडी क्यों रिस्क ले? तेजस्वी यादव को अभी तक सीएम बनाने को लेकर फैसला नहीं किया नीतीश कुमार ने। अगर जदयू 10 सीट पर रहती है तो 12 सीट पर या 13 सीट पर आरजेडी लड़ सकती है। जदयू 12 पर जाएगी तो 15 सीट पर आराम से लड़ने की तैयारी लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और बड़ी लड़ाई जो है वो समझ लीजिए, 10 सीटों पर सीधा दावा अब यहाँ से कांग्रेस का हो जाता है। अंदर की खबर यह आ रही है कि 8 सीट जो मांगी गई थी कांग्रेस के द्वारा, 5 सीट केवल ऑफर किया गया था कांग्रेस को। और ये जो जदयू और राजद है, इन 2 दलों ने आपस में सीट बांटकर छोड़ दिया था बाकी सीटें, 10 सीट, कि अपने जो करना है कर लो तुम लोग, हमको नहीं पता है, हम लोग अपना इतना सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब सब बदलेगा, अब बैठ के टेबल टॉक करना पड़ेगा, अब समीकरण नया बनाना पड़ेगा। और इस आधार पर जो 5 का जो ऑफर था कांग्रेस के लिए, इसे बढ़ाकर 8 या 10 करना पड़ेगा। कांग्रेस 10 मांगेगी, निश्चित तौर पर 10 मांगेगी। फिर बहुत करीबी व्यक्ति से जो मैंने एक तरह से कहिए नायक रहे हैं उस जीत के कर्नाटक में, उनसे मेरी बात हुई कांग्रेस के, और उन्होंने भी यही बात कही कि अब कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब कहां बनता है। हम नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को दे रहे हैं जिम्मेवारी कि आप सबको जोड़िए, इतना काफी नहीं है। सर दबाव वाली जहाँ राजनीति बात रहे, अगर हम उपचुनाव की बात करें, जब कांग्रेस आरजेडी अलग अलग लड़ी थी, उस वक्त हमको जो झुंझलाहट थी वो साफ तौर पे दिखा, साफ तौर पे प्रेशर जो है दिया जा रहा है। तो अब ऑब्वियसली की कांग्रेस करना चाहेगी। नीतीश जब सरकार गिराकर वापस आते हैं तब ये एकजुट होते हैं सब, नीतीश के कहने पर। वरना कांग्रेस अलग थी, अपने आप को अलग मान के चल रही थी। वो हर रणनीति 40 सीटों पर चलाने आरजेडी और कौन तलखी थी। और उसके बाद जो बचते की, अगर आप 10, 12 और 10 सीटों के हिसाब से अगर आप बढ़ते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होगा कैलकुलेशन बना पाना जदयू के लिए, तो उसके बाद 8-9 सीटें बचती हैं। इन 8-9 सीटों में से सारा समीकरण आप समझ लीजिए जोड़ना है। जो है लोग हैं, अब इसमें मांझी भी हैं, इसमें सीपीआई के जो लेफ्ट की पार्टियां तीनों हैं, वो हैं, और अगर कोई नई पार्टी आती है इसमें तो उसके लिए भी इतनी ही सीटों में से कुछ गुंजाइश बचता है। आप खुद सोचिए कि कांग्रेस ने कितना समीकरण मैंने बिगाड़ दिया पूरी तरीके से। ये अब कांग्रेस के हिसाब से बंटवारा होगा। और अब मन कर चल लीजिए, ये अगर फिरा में है लालू यादव या तेजस्वी यादव कि फिर बकचोनर बोल देंगे, फिर दबाव डाल देंगे, शाब्दिक नहीं होने वाला है। कांग्रेस अच्छे जानती है उसकी स्थिति क्या है। कांग्रेस जानती है कि इन लोगों की मजबूरी है, ये सारे दलों की। पटनायक कहाँ माने, ममता कहाँ मान रही हैं, कई दलों को। और भैया कन्हैया ने कहा ही था कि सबका इतिहास बीजेपी के साथ जाने का है, लेकिन कांग्रेस कभी बीजेपी के साथ नहीं गई। कांग्रेस तो नहीं गई है। और आपके तो मुंह पे बोला गया, नीतीश कुमार के मुंह पे बोला गया कि आप तो अभी हो क्या आए हैं। मैंने एक बार गंगा नहिले वानी, वो भोजपुरी गाना था, गलती कहिले वानी लेकिन गंगा नहिले वानी, वही वाला हाल नीतीश कुमार का है। तो चलिए, ये आज का पंचनामा था जहां साफ बताया गया कि कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। जहां पहले वो 4-5 सीटों को लेकर समझौता करने की कोशिश कर रही थी, अब वो मांग जो है वो 10 सीट पर चली गई है। और अभी 3 राज्य में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में कर्नाटक की तरह ही सरकार गिराकर सरकार बनाया गया। अगर मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में मैसेज है कि बीजेपी ने गलत किया, वहां पर अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो फिर और समीकरण बिगड़ेगा। इसके बाद माफ करिएगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां इस वक्त कांग्रेस सत्ता में है, मजबूती से अगर चुनाव लड़ती है, अगर वहां भी विधानसभा चुनाव जीत जाती है, तो कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा। और उस दबाव में कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू को झुकने के लिए या सीटों पर समझौता का समीकरण और बिगड़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहें पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।